हाय फ्रेंड्स, ज्ञान भारती में आपका स्वागत है। और कम्युनिकेबल डिसीज़ की सीरीज़ में हम एक नया डिसीज़ लेकर आ गए हैं और वो डिसीज़ है टाइफाइड, जो कि बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज़ है। आप देख पा रहे हैं टाइफाइड फीवर, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसे ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिक फीवर यानी आंत्र ज्वर, तो इसे इंट्रिक फीवर या आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। इंट्रिक फीवर का मतलब कि आंत को संक्रमित करने वाला फीवर, उसी वही आंत्र ज्वर जो हिंदी में लिखा है उसका वही मतलब है। तो ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर दोनों एक ही है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं टारगेट ऑर्गन। तो टारगेट ऑर्गन इसका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इंट्रिक फीवर आंत्र ज्वर। तो टारगेट एरिया इंटेस्टाइन ट्रैक्ट रहता है और इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में बेसिकली छोटी आंत, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटेस्टाइनल एरिया में छोटी आंत, और छोटी आंत में जो डिस्टल पार्ट छोटी आंत का होता है, यानी जो निचला पार्ट छोटी आंत का होता है, तो छोटी आंत के डिस्टल पार्ट में ये संक्रमण ज्यादातर होता है। आइए देखते हैं रूट ऑफ इन्फेक्शन के बारे में कि इन्फेक्शन कहां से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो इसके प्रवेश का माध्यम फीकल ओरल रूट है, जिसका हिंदी में सीधा सा मतलब है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संक्रमित मल के द्वारा संक्रमित भोजन या पानी जो कि हमारे मुंह से जाता है, से दूसरा व्यक्ति संक्रमित होता है। बिल्कुल सीधा सा इसका मतलब है फीको ओरल रूट का। फीको ओरल रूट थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, जैसा कि मैंने पहले से लिख रखा है। तो आइए अब देखते हैं कॉजेटिव एजेंट के बारे में। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरिया है और ग्राम निगेटिव प्रकृति का बैक्टीरिया है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। साल्मोनेला टाइफी को हमें याद रखना है। आइए अब देखते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता कैसे है। तो पहले मैंने जो लिखा है वो आपको बता देता हूं। ट्रांसमिशन, ह्यूमंस आर ओनली नोन कैरियर, ध्यान देंगे, ह्यूमंस आर ओनली नोन कैरियर स्प्रेड बाय ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विथ द फीसस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। बहुत सामान्य सी, बहुत सीधी सी भाषा में इसको समझ लेते हैं कि ह्यूमन आर ओनली नोन कैरियर, यानी कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, उसका वाहक सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन यानी इंसान होते हैं। कभी नहीं भूलना है, किसी भी एग्जाम में अगर कंफ्यूजन के लिए पूछ लिया जाए कि इसका वाहक कौन है, इसका कैरियर कौन है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ह्यूमन आर ओनली नोन कैरियर। अभी तक की ज्ञात रिसर्च में सिर्फ ह्यूमन यानी इंसान ही एक इसका कैरियर प्राप्त है, हमें ध्यान रखना है। स्प्रेड बाय ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फूड और वाटर, फैलता कहां से है? फैलता है खाने और पीने से, भोजन और पानी के माध्यम से ये फैलता है जब हम उसे लेते हैं। और कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड विथ द फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, वो भोजन और पानी जो कि इन्फेक्टेड हुआ है एक ऐसे व्यक्ति के मल से जिसे कि टाइफाइड की बीमारी थी। उस व्यक्ति के मल में टाइफाइड के बैक्टीरिया थे जो जिसने कि भोजन और पानी को गंदा किया, और उस भोजन और पानी के सेवन से ये बैक्टीरिया जो है दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाता है और उसे इन्फेक्टेड करता है। यही कहलाता है फीको ओरल रूट या फीकल ओरल रूट। और ट्रांसमिशन जो है बैक्टीरिया का वो इसी प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता रहता है। आइए अब जानते हैं टाइफाइड बैक्टीरिया के पैथोजेनेसिस के बारे में कि ये कैसे हमारे शरीर में संक्रमण फैलाता है। एक फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंजेक्शन लिखा हुआ है, यानी इस व्यक्ति ने इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड और वाटर का इंटेक किया है। इंटेक के बाद ये इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर इसके जीआई ट्रैक्ट में जाएंगे, स्टमक से ये सीधे आंत में जाएंगे और आंत में मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में ये बैक्टीरिया जो है वो चले जाएंगे। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में ये रेस्ट करेंगे। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड से ये बैक्टीरिया ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद ये बैक्टीरिया हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और सर्कुलेट होते होते ये हमारे लीवर में जाते हैं। लीवर के बाद ये गाल ब्लडर में जाते हैं। गाल ब्लडर के बाद ये हमारे स्प्लीन में जाते हैं और स्प्लीन के बाद वापस ये इंटेस्टाइन में आते हैं, छोटी आंत में। छोटी आंत के डिस्टल पार्ट में पेयर्स पैचेस जो पाए जाते हैं, उस पेयर्स पैचेस में ये अपने घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद ये इन पेयर्स पैचेस में ये एक नेक्रोसिस क्रिएट करते हैं। नेक्रोसिस होती है, नेक्रोसिस वाले पार्ट से ब्लीडिंग होना शुरू होती है
और एक स्टेज ऐसी क्रिएट होती है कि ब्लीडिंग पेयर्स पैचेस में जहां नेक्रोसिस हुई है, ब्लीडिंग शुरू हुई है, वहां पे परफोरेशन की कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। परफोरेशन यानी आंतों में छेद हो जाना, जो कि कारण बनता है टाइफाइड का बैक्टीरिया, जिसने प्रवेश किया कंटामिनेटेड फूड के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, और अंत में उसने आंत में छेद कर दिया। इस तरह के केस हमें रूटीन लाइफ में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः 5 से 14 दिन का होता है टाइफाइड बैक्टीरिया का। कुछ कुछ लिटरेचर में आपको 5 से 21 दिन भी लिखा हुआ दिखाई देता है, पर सामान्य तौर पे 5 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड यानी 2 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। और इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद लीवर, गाल ब्लैडर, स्प्लीन और फिर इंटेस्टाइन के पेयर्स पैचेस में पहुंच के साल्मोनेला टाइफी नेक्रोसिस क्रिएट करते हैं। वहां से ब्लीडिंग और परफोरेशन की स्टेज भी क्रिएट हो जाती है, और यही वो स्टेज होती है कि जब इसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के मल से कंटामिनेटेड फूड और वाटर के माध्यम से दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। आइए हम जानते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। इन्हें 3 स्टेजेस यानी 3 वीक्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फर्स्ट वीक यानी पहली स्टेज। पहली स्टेज में हमें बॉडी टेम्परेचर रेज्ड स्लोली मिलेगा। समझने का प्रयास करेंगे कि जो पहली स्टेज आएगी यानी जब सबसे पहला जो सिम्टम है टाइफाइड का इन्फेक्शन होने के बाद, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो पहला सिम्टम आएगा वो आएगा बॉडी टेम्परेचर रेज्ड स्लोली। धीरे धीरे शरीर का तापमान जो है वो बढ़ना शुरू होगा, साथ में विथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, जिसे फैगट साइन भी कहते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, मैंने इसे रेड मार्कर से लिखा हुआ है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया यानी रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया या रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। इसका मतलब ये है कि फीवर के साथ जो हमारे शरीर में पल्स रेट बढ़ना चाहिए था, इंक्रीज टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज पल्स रेट, जो कि सामान्य सा एक पैटर्न होता है, तो वो हमें यहाँ नहीं मिलता टाइफाइड की फर्स्ट स्टेज में, बल्कि रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया मिलता है। यानी शरीर का तापमान तो बढ़ता है लेकिन साथ में जो पल्स रेट है वो सामान्य या सामान्य से कम चलती रहती है। यानी अगर किसी को 101 टेम्परेचर भी है तो उसकी पल्स रेट जो है वो 60, 62, 70, 75 के आसपास ही हमें मिलती है। इसी चीज को हम रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है फर्स्ट वीक में टाइफाइड का। यहाँ से हम टाइफाइड का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है तो फर्स्ट वीक में बॉडी टेम्परेचर रेज्ड स्लोली विथ रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया, जिसे फैगट साइन कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी एग्जाम में हमसे फैगट साइन पूछा जाए तो हमें इस चीज की जानकारी रहे कि ये रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है, जो कि टाइफाइड के केस में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मैलेज, हेडेक, कफ, एपिस्टैक्सिस, एब्डोमेन पेन। मैलेज शरीर में अत्यधिक सुस्ती होना, कोई किसी काम में मन न लगना, शिथिल पड़े रहना, साथ में हेडेक सिर दर्द, कफ खांसी, एपिस्टैक्सिस नाक से खून आना, और एब्डोमेन पेन यानी पेट में मरोड़ सा दर्द होना। इस तरह के सिम्टम हमें पहले वीक में फर्स्ट स्टेज में जो है टाइफाइड के प्राप्त होते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हमें ल्यूकोपीनिया, स्नोपीनिया, लिम्फोसाइटोसिस और विडाल टेस्ट जो है वो निगेटिव मिलता है, यानी कि ब्लड काउंट जो है वो डिक्रीज मिलेंगे, WBC काउंट भी हमें कम मिलेंगे सामान्य से, और स्नोफिल काउंट भी हमें सामान्य से जो है वो कम मिलेंगे पहले वीक में, साथ में लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा। इन सब के बारे में मैंने ब्लड वाले चैप्टर में आपको बता दिया था ऑलरेडी, बाद में इसमें डिस्कशन फिर कर लेंगे। साथ में विडाल टेस्ट जो है वो प्राइमरी स्टेज में अपने को निगेटिव मिलता है, तो प्राइमरी स्टेज में अगर अपने को जल्दी रूल आउट करना होता है तो ऐसे में ब्लड कल्चर का सहारा कई बार ले लिया जाता है, लेकिन विडाल टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट पहले वीक में हमें निगेटिव देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम सेकंड वीक यानी सेकंड स्टेज ऑफ टाइफाइड के बारे में। तो सेकंड वीक में हमें हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, जैसा कि फर्स्ट वीक में हमें थोड़ा सा फीवर जो है वो लो ग्रेड का मिल रहा था और धीरे धीरे रेज हो रहा था। यहाँ पे हमें हाई ग्रेड फीवर मिलेगा 104 डिग्री सेल्सियस विथ ब्रेडिकार्डिया, यानी फैगट साइन हमें यहाँ भी मिलेगा, साथ में ब्रेडिकार्डिया हमें यहाँ भी मिलेगा, लेकिन फीवर जो है वो और तेज हो जाएगा, जिसे फैगट साइन कहते हैं। रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया वो हमें यहाँ मिलेगा। इसके बाद देखते हैं वेरी मच टायर्ड टू गेट अप, यानी मरीज और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, इवन वो उठ सकने में भी असमर्थ हो जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है वेरी मच टायर्ड टू गेट अप। इसके बाद देखते हैं डिलीरियम की कंडीशन क्रिएट होती है, यानी एक तरह का कंफ्यूजन
मरीज के अंदर क्रिएट होता है, एक डिलीरियम क्रिएट होता है। इसी वजह से जो टाइफाइड का निक नेम है वो नर्वस फीवर भी है। ये हमें ध्यान रखना है कि इस डिलीरियम कंडीशन की वजह से टाइफाइड को नर्वस फीवर भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने रेड मार्कर से रोज स्पॉट लिखा हुआ है। रोज स्पॉट ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे आपको ध्यान रखना है। टाइफाइड की सेकंड स्टेज में एक तरह के रैसेस बॉडी में डेवलप होते हैं, खास तौर पे लोअर चेस्ट और एब्डोमेन में। लोअर चेस्ट और एब्डोमेन में एक खास तरह के स्पॉट रैसेस निकलते हैं जिन्हें कि रोज स्पॉट कहते हैं। ये कुछ एग्जाम में आया हुआ है, मैंने खुद एक एग्जाम दिया था जिसमें ये क्वेश्चन था, तो आपको ये ध्यान रखना है। रोज स्पॉट जो कि टाइफाइड की सेकंड स्टेज में चेस्ट और एब्डोमेन में देखने को मिलता है। साथ ही अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, मरीज को बार बार डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। साथ ही पेटोस्प्लेनोमेगाली एंड टेंडरनेस यानी लीवर और स्प्लीन में सूजन, और साथ में छूने पे उसमें दर्द होना, टेंडरनेस होना हमें मिलता है। साथ ही हम देखते हैं विडाल टेस्ट जो है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव सेकंड स्टेज में आता है, स्ट्रांगली पॉजिटिव आएगा, और दोनों प्रकार के जो O और H वेरिएंट है एंटीबॉडीज वो पॉजिटिव आएंगी सेकंड वीक में, यानी फर्स्ट वीक में निगेटिव रहेगा लेकिन सेकंड वीक में पॉजिटिव विडाल टेस्ट अपने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं थर्ड स्टेज यानी थर्ड वीक ऑफ टाइफाइड के बारे में। तो हाई ग्रेड फीवर जो है वो कंटिन्यू बना रहेगा जो कि सेकंड वीक से शुरू हुआ है। साथ में डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में मरीज आ जाएगा क्योंकि उसे डिहाइड्रेशन, अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। साथ में मैलेज और जनरलाइज्ड टायर्डनेस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ओरल इंटेक उसका बहुत कम हो जाता है। इस वजह से डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। साथ में मैकुलर रैसेस इन ट्रंक, चूंकि रोज स्पॉट मरीज को पहले सेकंड वीक में पड़ चुके थे तो अब उनका डायमीटर और बड़ा हो जाता है और वो एक मैकुलर रैश के फॉर्म में ट्रंक में दिखाई देते हैं, यानी लोअर चेस्ट और एब्डोमेन में दिखाई देते हैं। साथ ही इंटेस्टाइनल हेमरेज, पियर्स पैचेस ब्लीडिंग, साथ ही एक विशेष फीचर जो है वो टाइफाइड का, जिसे मैंने लाल रंग से लिखा हुआ आप देख सकते हैं, प्राप्त होता है, जो कि है इंटेस्टाइनल हेमरेज यानी आंतों से खून का आना। आंतों से खून आना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पेयर्स पैचेस में सर्कुलेट होके लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर से जो बैक्टीरिया है वो वापस इंटेस्टाइन के डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और वहां पे पेयर्स पैचेस में वो नेक्रोसिस करते हैं, वहां से ब्लीडिंग शुरू होती है और वो ब्लीडिंग जो है वो पेयर्स पैचेस ब्लीडिंग या इंटेस्टाइनल हेमरेज के फॉर्म में हमें थर्ड वीक यानी थर्ड स्टेज ऑफ टाइफाइड में दिखाई देती है। इसके बाद इंटेस्टाइनल परफोरेशन डिस्टल इलियम में फॉर्म होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने लिखा है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी आंतों में छेद हो जाना, जो कि डिस्टल इलियम में डिओडिनम, जेजुनम और इलियम जो है इंटेस्टाइन, छोटी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा है, उसके डिस्टल पार्ट में, डिस्टल इलियम में परफोरेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा बन जाती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि परफोरेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वो है डिस्टल इलियम में। साथ ही डिफ्यूज परफोरेशन, और उसके बाद में डिफ्यूज परफोरेशन यानी परफोरेशन का एरिया का इंक्रीज हो जाना या कई जगह पे परफोरेशन का हो जाना, तो एक डिफ्यूज एरिया पे परफोरेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही सेप्टिसीमिया, निमोनिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि आंतों में इन्फेक्शन होगा, उसके बाद से आंतों के पदार्थ भी बाहर आना, कैविटी में आना शुरू हो जाएंगे और वहां से ऑब्जर्व होकर वो सेप्टिसीमिया और निमोनिया जैसी कंडीशन जो है वो क्रिएट करेंगे। साथ ही इंसेफ्लाइटिस क्रिएट होता है जो कि मटरिंग डिलीरियम होता है, मटरिंग डिलीरियम जिसे कोमा विजिल भी कहते हैं। तो मटरिंग डिलीरियम इंसेफ्लाइटिस में क्रिएट होता है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसे हम सामान्य भाषा में अल्टर्ड सेंसोरियम कहते हैं, यानी मरीज लगातार कंफ्यूज रहता है अपने प्लेस, अपनी कंडीशन को लेके। तो एक मटरिंग डिलीरियम की कंडीशन जो है वो इंसेफ्लाइटिस में क्रिएट होती है। तो ये है 3 स्टेज यानी 3 वीक टाइफाइड के। तो आइए अब हम जानते हैं इन्वेस्टिगेशन टाइफाइड में क्या होती हैं, क्या करानी चाहिए, कौन सी इन्वेस्टिगेशन कब रिकमेंडेड है। तो जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन अगर मैं कहूँ टाइफाइड के बारे में, जो कि हमें श्योरिटी देगी कि हाँ पेशेंट को टाइफाइड ही है, वो होती है कल्चर, चाहे वो बोन कल्चर हो, बोन मैरो कल्चर हो, चाहे वो ब्लड कल्चर हो, चाहे वो स्टूल का कल्चर हो। तो कल्चर जो है एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो टाइफाइड के फील्ड में होती है। दूसरा एक जांच होती है जिसे हम विडाल टेस्ट कहते हैं, जनरली सब जानते हैं टाइफाइड की जांच विडाल टेस्ट है।
तो एक विडाल टेस्ट एक जल्दी से पता करने वाली, एक आसानी से पता करने वाली, कम इन्वेस्टमेंट वाली, सस्ती और हर जगह उपलब्ध जांच है। तो जनरली आज के परिवेश में, आज के समय जो चीज़ें चल रही हैं और आज का जो स्टैंडर्ड है, एक तरह से मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा विडाल टेस्ट ही होता है कि कोई भी अगर 1-2 दिन की फीवर वाला भी पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के पास पहुँचता है तो वो सबसे पहले विडाल टेस्ट उसको लिख देते हैं, जबकि फर्स्ट वीक में विडाल टेस्ट ऑलवेज हमेशा निगेटिव आता है, जैसा कि रिसर्च और स्टडीज बताती हैं, ऐसा होता भी है। पर सबसे सुलभ, सबसे आसान और सस्ती जांच होने की वजह से विडाल टेस्ट जो है वो सब पे भारी है। आज के समय में ब्लड कल्चर, बोन मैरो कल्चर, स्टूल कल्चर कोई नहीं कराता, जो भी पेशेंट मिलता है सब विडाल टेस्ट लिख देते हैं और सबकी विडाल की जांचें होती हैं। तो जो ब्लड कल्चर है, ब्लड कल्चर के बारे में WHO कहता है कि ब्लड कल्चर जो है वो एक कंक्लूसिव डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड रिक्वायर्ड ब्लड कल्चर, यानी ब्लड कल्चर जो है वो कंफर्म डायग्नोसिस के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है, ऐसा WHO कहता है। और जो ब्लड कल्चर का टाइमिंग बताया गया है वो इन्फेक्शन होने यानी सिम्टम्स आने के 2 से 7वें दिन तक ब्लड कल्चर जो है वो करा लेना चाहिए। ऐसे में बैक्टीरिया को पकड़ना जो है वो आसान हो जाता है। आइए हम जानते हैं विडाल टेस्ट के बारे में। तो विडाल टेस्ट जो है एक क्विक प्रोसीजर है टू डायग्नोस टाइफाइड फीवर, एक बहुत जल्दी होने वाली, सस्ती होने वाली, हर जगह उपलब्ध होने वाली प्रोसीजर है डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर के लिए। साल्मोनेला टाइफी हैज 2 एंटीजन। साल्मोनेला टाइफी जो है वो 2 एंटीजन होते हैं। एक होता है एंटीजन O जो कि प्राइमरी एंटीजन होता है, और एक होता है एंटीजन H जो कि सेकेंडरी एंटीजन होता है। तो इन दोनों एंटीजन को ट्रेस करने के लिए जो जांच है, सबसे आसान जांच है वो है विडाल टेस्ट की। नॉर्मल रेंज बिलो 1:160, यानी एंटीबॉडी जनरेट होने का जो रेशियो है एंटीजन के एवव में, फेवर में 1:160, इसके नीचे अगर हमारी रिपोर्ट आती है तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। और ये जो टेस्ट है वो रिकमेंड किया गया है बिटवीन 6 से 30 डे, यानी सिम्टम्स आने के 6वें से 30वें दिन तक, या 7वें से 30वें दिन तक हम कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक में तो ऑलवेज ये निगेटिव आता है। तो 7 दिन बाद यानी 7 से 30वें दिन तक इसे रिकमेंड किया गया है। विडाल टेस्ट के बारे में एक चीज और जानते हैं कि 1896 में, इन 1896, विडाल टेस्ट वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाई, सबसे पहले जो विडाल टेस्ट है वो कंडक्ट किया था या उसे खोजा था वैज्ञानिक जॉर्ज फर्डिनेंड विडाल ने। जॉर्ज फर्डिनेंड विडाल ने, नाम एक बार ध्यान रखेंगे, जॉर्ज फर्डिनेंड विडाल ने 1896 में इसे खोजा था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम विडाल टेस्ट रखा गया है। विडाल टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है सीरम से, इसलिए ये एक विडाल की टाइफाइड की सीरोलॉजी जांच हम कह सकते हैं कि है, क्योंकि इसमें सीरम निकाला जाता है और सीरम को निकालने के बाद सीरम को अलग अलग कॉलम्स में सेट किया जाता है या परख नली में सेट किया जाता है, और उसके बाद उसमें एक बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया जो कि एंटीजन जिसके पास रहता है, ऐसा बैक्टीरिया, उसका सीरम जो है वो बना के रखा जाता है, और वो बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग ट्यूब्स में डाला जाता है और उसकी स्टेज को देखा जाता है कि किसमें कितनी एंटीबॉडी डेवलप हो रही है। वही एंटीबॉडी और एंटीजन का रेशियो 1:60 है। इसके नीचे विडाल टेस्ट निगेटिव रहता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टाइफिडॉड टेस्ट के बारे में। तो टाइफिडॉड टेस्ट जो है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक IgM IgG एंटीबॉडीज। तो ये IgM और IgG एंटीबॉडीज पर बेस्ड एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। खासियत क्या है? पॉजिटिव विद इन 2 to 3 डेज ऑफ इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन लगा और सबसे पहले हमें टाइफाइड के बारे में पता लगाना है दूसरे तीसरे दिन ही, तो टाइफिडॉड जो है एक कंफर्म डेफिनेट टेस्ट होता है। अगर हम कल्चर को अवॉइड करें तो टाइफिडॉड जो है वो शुरुआती दिनों में, दूसरे तीसरे दिनों में ही IgM IgG एंटीबॉडी बेस्ड एक टेस्ट है टाइफिडॉड। इसके बाद हम देखते हैं ट्यूबेक्स टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट एंड स्टूल कल्चर टेस्ट भी जो है वो टाइफाइड में किए जाते हैं। अब आइए जानते हैं टाइफाइड की वैक्सीन के बारे में। तो सामान्यतः 2 तरह की वैक्सीन जो है वो टाइफाइड में होती हैं। एक तो इनएक्टिव टाइफाइड वैक्सीन जो कि पॉलीसेकेराइड वैक्सीन होती है, और दूसरी लाइव टाइफाइड वैक्सीन जो कि ओरल कैप्सूल के फॉर्म में होती है। 2 तरह की वैक्सीन होती हैं। तो जो इनएक्टिव वैक्सीन होती है जिसे पॉलीसेकेराइड वैक्सीन कहते हैं, ये दी जाती है 2 साल से लेके ऊपर, यानी 60-65 साल तक, ओल्डर एज तक जो है वो हम इसे दे सकते हैं। ये इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है
और इसका जो बूस्टर डोज होता है वो हर दूसरे साल में दिया जाता है। रिकमेंडेड किसे है? रिकमेंडेड ये ट्रेवलर्स को रहती है जो कि साफ सुथरी सिटीज़ या कंट्रीज से जहाँ पे टाइफाइड की संभावना कम है या नहीं है, जहाँ पे सैनिटाइजेशन बहुत अच्छे हैं, वहाँ से ये ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सैनिटाइजेशन पुअर है, इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे एरियाज में जाने वाले ट्रेवलर्स को रिकमेंड की जाती है इनएक्टिव टाइफाइड वैक्सीन यानी पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। ये जाने के एक आध हफ्ते पहले इस वैक्सीन को लगा लें तो एक पैसिव इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है और हर दूसरे साल इसकी बूस्टर डोज जो है वो लगवा लेनी चाहिए। ये इंजेक्शन के फॉर्म में होती है। और दूसरी है लाइव टाइफाइड वैक्सीन। लाइव टाइफाइड वैक्सीन एक ओरल कैप्सूल फॉर्म में होती है और ये दी जाती है 6 साल से लेके ओल्डर एज तक के लिए। एक ये स्लोली एक एंटी बॉडी जो है हमारी बॉडी में जनरेट करता है, एक इम्यूनिटी जनरेट करता है। साथ ही इसका जो बूस्टर डोज है वो हर 5वें साल आता है और इसकी 4 कैप्सूल होती हैं जो एक बार में खानी पड़ती हैं और हर 5वें साल इसका बूस्टर जो है वो अपन लगवा सकते हैं। तो ये भी एक ट्रेवलर्स को भी रिकमेंड की जाती है। साथ ही साथ रेगुलर फॉर्म में जहां आप रह रहे हैं और आप खुद टाइफाइड से बचाव चाहते हैं तो एक रेगुलर फॉर्म में भी इसे हम ओरल होने की वजह से ले सकते हैं। स्ट्रेंथ अगर इनएक्टिव और लाइव फॉर्म में देखा जाए तो जो इनएक्टिव फॉर्म इंजेक्शन फॉर्म है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का, ज़्यादा पावरफुल होता है। तीसरा फॉर्म जो है वो टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन है। ये वैक्सीन जो है एक अप्रूव्ड वैक्सीन है फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस। ये एक प्रमाणित वैक्सीन बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए है जो कि बिलो 2 ईयर ऑफ एज दी जाती है। जिनकी उम्र 2 साल से कम है ये उनके लिए रिकमेंड है और लगाने का जो बेस्ट टाइम है वो 6वें से 9वें महीने में होता है। और एक ये सिंगल डोज वैक्सीन ही होती है जो बच्चों में रिकमेंड की गई है। आजकल भारत में भी ये वैक्सीन जो है वो लग रही है। इसे बोलते हैं टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन यानी TCV वैक्सीन। आइए जानते हैं टाइफाइड के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति में। तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप जो है वो काफ़ी अधिक प्रभावशाली जो है वो टाइफाइड के बैक्टीरिया के प्रति है और इसे ड्रग ऑफ चॉइस भी कहा जाता है। इसकी 2 ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सासिन विशेष तौर पे और साथ ही साथ ओफ्लॉक्सासिन जो है वो टाइफाइड बैक्टीरिया पे बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप के बारे में लिखा तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो टाइफाइड में है। साथ ही ओफ्लॉक्सासिन जो है वो टाइफाइड में दी जाती है। साथ ही साथ सिफेलोस्पोरिन की अगर बात करें तो सिफ्ट्रेक्सोन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस अगर हम बात करें सिफेलोस्पोरिन की तो है इंजेक्शन फॉर्म में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओफ्लॉक्सासिन भी अवेलेबल होता है। सिफ्ट्रेक्सोन भी इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है और बहुत व्यापक पैमाने पे यूज भी किया जाता है। साथ ही साथ मैक्रोलाइड्स की अगर बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन जो है, एजिथ्रोमाइसिन ड्रग जो है वो भी टाइफाइड में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। तो अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात किया जाए तो ग्रुप होगा फ्लोरोक्विनोलोन्स और ड्रग होगी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। साथ ही साथ वर्तमान समय में सिफेलोस्पोरिन में सिफ्ट्रेक्सोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। अगर हम होम्योपैथी ड्रग्स की बात करें तो होम्योपैथी में बैप्टिसिया और टाइफोइडिनम ड्रग साथ ही साथ रस्टॉक्स जो कि मैंने नहीं लिखा है आर्सेनिक सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दवाइयाँ हैं और काफ़ी प्रभावशाली दवाइयाँ हैं जिसमें से बैप्टिसिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली ड्रग जो है वो टाइफाइड के लिए है। साथ ही साथ अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो गिलोय सत्व, ब्रह्मीवटी, प्रवाल पिस्ती और सुभाग्य बटी वगैरह जो ड्रग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली टाइफाइड के लिए होती हैं। तो ये रहा टाइफाइड के बारे में एक विस्तृत अध्ययन जिसमें से आपने टाइफाइड के वेक्टर, उसके पैथोजेनेसिस, उसके टाइप्स, साथ उसके वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम एक नई बैक्टीरियल डिसीज को लेके आएंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहें। नमस्कार।